नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपके लिए पूरे के पूरे मेंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी पूरे के पूरे सीरीज़ में हम आपके साथ जीएस पेपर 1 का दूसरा भाग कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम जीएस पेपर 1 में पूछे गए सभी के सभी इंडियन सोसाइटी से जो सवाल थे उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस अक्सर बच्चों को थोड़ा सा तंग करते हैं, बिकॉज देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब स्कोरिंग की बात आती है तो थोड़ा सा वहाँ पे बच्चे चूक जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर्स एंड अप्रोच। लेट अस बिगिन नाउ। सबसे पहले तो बिफोर वी बिगिन, आपको थोड़ा सा पैटर्न समझना ज़रूरी है कि पिछले कुछ 4-5 सालों में इंडियन सोसाइटी का जो वेटेज रहा है वो किस प्रकार रहा है। देखिए, अक्सर जो वेटेज रहा है वो इस पर्टिकुलर एवरेज के आसपास ही रहा है। अब आई थिंक ये स्टेबलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें 2017 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2019 और 2020 में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 ही पूछे गए थे। थोड़ा सा मार्किंग का फ़र्क हुआ, बिकॉज 2017 में जो थे वो कुछ कम नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस कम थे। लेकिन 19 और 20 में आपके 3 सवाल 10 नंबर वाले थे और 3 सवाल ही 15 नंबर वाले थे। तो इफेक्टिवली आपका जो है ये यहीं पर आके बैठ जाता है। 6 क्वेश्चन 75 मार्क्स ईच। केवल एक 2018 में हमको एनॉमली देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें डायरेक्टली 9 क्वेश्चंस इंडियन सोसाइटी के देखने को मिले थे। बट एज अ सेड, ये एक एनॉमली है। एनॉमली यानी कि दिस इज समथिंग जो कि यूजुअली नहीं होता, दिस इज समथिंग जो कि अनयूजुअल है। इसीलिए इसको हम पैटर्न के आधार पे नहीं देख सकते हैं। हमें केवल इतना समझना है कि इंडियन सोसाइटी की एवरेज अच्छी खासी रहती है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें, 30% तक का पेपर इंडियन सोसाइटी से पूछा जाता है। द रीज़न मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब वो सोसाइटी की प्रिपरेशन करते हैं तो दे लीव इट एज इट इज़। वो सोचते हैं कि सोसाइटी है, जनरल से क्वेश्चंस आएंगे, हम जनरल से तरीके से इसका आंसर दे देंगे। लेकिन ऐसा करना गलत है, बिकॉज सोसाइटी में काफ़ी सारे बच्चे आपके ऊपर एज ले जाते हैं, आपका कंपटीशन आपसे बेहतर कर जाता है। स्पेशली जो बच्चे, मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के हों या फिर जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के हों, दीज पीपल, ये आपके ऊपर काफ़ी अच्छी एज ले जाते हैं केवल इस 30% के पेपर में अंदर ही। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप सोसाइटी को छोड़ के जा रहे हैं, प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे हैं नहीं। मैंने जितने भी पेपर्स को डिस्कस किया है, मैंने स्टडी आईक्यू के पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर 2013 से लेकर 2020 तक के सभी पेपर्स को डिस्कस किया है, और मैंने सोसाइटी को लेके जो है खास एम्फोसिस किया है। कई बार मैंने बताया है कि सोसाइटी कैन बी ए गेम चेंजर प्रोवाइडेड आपकी जो तैयारी है वो अच्छी है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे लोग ध्यान देते हैं, सोसाइटी पे लोग ध्यान नहीं देते। इसीलिए बार बार ये बातें कह रहा हूँ। राइट, स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ या फिर किसी और भी लेक्चर की मेरे पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं आसानी से। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और यदि आप आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2021 तो इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। स्पेशली जो पहली बार अपीयर कर रहे हैं, दिस कोर्स गोज बाय द नेम ऑफ पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें हमने पिछले कुछ 10 सालों के पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है। राइट, लेट अस बिगिन। पहला सवाल काफ़ी आसान सवाल, स्पेशली अगर आपने हमारी सीरीज़ को देखा होता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 का बिल्कुल एज इट इज़ डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था और वही क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा से। देखिए, पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2018 का ये वाला क्वेश्चन। कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। और यहाँ पे देखिए, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, इलैबोरेट और आंसर विद इलस्ट्रेशंस। 150 मार्क्स और 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स का ये सवाल है आपके सामने। देखिए, सवाल बिल्कुल सेम है जो आपसे पूछा गया था 2018 में। तब ये बोला गया था कि कास्ट जो है वो नए नए आकार ले रहा है, नई नई पहचानें ले रहा है भारत में। इसका मतलब कास्ट सिस्टम जो है, जो भारत में है, उसको ख़त्म करना नामुमकिन है। इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पर जब हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, अगर आप पीछे जाके देखें
जो पुरानी वीडियोस हैं, तो हमने वहाँ पे भी आपको ये बताया था कि बेसिकली आपको क्या बताना है, आपको ऐसे केस में कभी भी एक साइड नहीं जाना है। अगर आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कमेंट, देखिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए टू साइडेड, ठीक है। आपको दोनों साइड के बारे में बताना है। पहले आपको बताना है जी हाँ कि कास्ट सिस्टम जो है इट इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज, ठीक है, हेंस इट कैनॉट बी इराडिकेटेड, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें कुछ ऐसी ऐसी आइडेंटिटीज भी बन रही हैं जिसके चलते हम कह रहे हैं कि इट कैन बी इराडिकेटेड। सो इट कैनॉट बी, मेरी बात को समझ रहे हैं, इट कैनॉट बी एंड इट कैन बी, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी होंगी, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को जस्टिस कर पाएंगे। इसी तरीके से जो इस साल का सवाल है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। देखिए, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी, इलैबोरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। तो सबसे पहले तो जो आपका मेन बॉडी होगा आंसर में, उसमें आपको बताना होगा कि जी हाँ इट हैज़ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, और फिर आप बोलोगे जी नहीं इट हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। और ये आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपसे एग्जामिनर ने पूछा भी है इलैबोरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। यही आपका मेन पार्ट है। देखिए, रेलेवेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी अमिस्ट वेरियस डेवलपमेंट्स। यहाँ पे अगर आप हमारा आंसर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए, येस कास्ट सिस्टम इज इररेलेवेंट, रीजंस बीइंग, हमने 2-3 रीजन यहाँ पे लिखे, उसके बाद हम बोलेंगे नो कास्ट सिस्टम इज स्टिल रेलेवेंट, रीजन बीइंग, उसके बाद 2-3 कारण हमने यहाँ पे लिखे, और फाइनली एक छोटी सी कंक्लूजन हम बता देंगे। दिस हैज़ टू बी द मेन बॉडी। कास्ट सिस्टम को लेके अक्सर ऐसे सवाल बार बार आपसे एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन देखिए जो आपकी बॉडी है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। 80 to 90% ऑफ द कंटेंट जो हमने इस क्वेश्चन में लिखा था वही हम यहाँ पर भी लिखने वाले हैं, कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए जो आपका क्वेश्चन का मेन कीवर्ड है वो क्या है, कास्ट, ठीक है, वो है कास्ट, और ये आपका बन गया मेन कीवर्ड, और मेन कीवर्ड के आधार पे आपने अपनी इंट्रोडक्शन को बता दिया, ब्रीफली इंट्रोड्यूस कास्ट सिस्टम इन इंडिया। आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया में कब से चलता आ रहा है, कुछ भी चीज़ें आप बता सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन है इसको देने के कई सारे तरीके होते हैं, इधर डिफाइन डेटा, ठीक है, या कोई करंट अफेयर, लेकिन इसमें कोई करंट अफेयर नहीं है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या फिर कोई डेटा दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन जितनी देंगे उतना बेहतर है। जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल को भी बिलोंग करते हैं या फिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, उनको मैं अभी से बताना चाहूँगा, जब आप जीएस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कीप योर आंसर्स वेरी वेरी सिंपल। आपसे जो जीएस पेपर में आपकी ऑप्शनल की नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है, सो प्लीज़ ट्राई टू कीप योर आंसर्स वेरी वेरी सिंपल। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, India's caste system is the world's longest surviving social hierarchy, ठीक है। A person is considered to be a member, a person is considered a member of a caste into which he or she is born and remains with that caste until death, although the particular ranking of that caste may vary among regions and over time। तो हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन में ब्रीफली बता दिया कि देखिए जो कास्ट सिस्टम है भारत का वो बहुत ही पुराना है, और कोई भी इंसान जिसका एक कास्ट में जन्म होता है वो उसी कास्ट में रहता है उसकी मृत्यु तक, लेकिन उसकी जो पर्टिकुलर रैंकिंग है ये रीजन्स के हिसाब से बदल सकती है। सो हमने कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक बता दी रिगार्डिंग द कास्ट, जिसके माध्यम से हमने ये बता दिया एग्जामिनर को कि जी हाँ हमें मालूम है कास्ट के बारे में, हमें लेकिन सब चीज़ें नहीं मालूम, हमें कुछ कुछ चीज़ें मालूम है जो कि सही हैं, ठीक है। तो ये आपने एग्जामिनर को बेसिकली अपना एक बार इंप्रेस कर दिया कि आई नो अबाउट कास्ट। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे बॉडी ऑफ द आंसर की, जिसमें बता रहे हैं येस कास्ट सिस्टम इज इररेलेवेंट, रीजंस बीइंग, ऑब्वियसली इसके कई सारे कारण हैं। अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, शहरों में आपको मालूम है जो कास्ट सिस्टम है उसकी रेलेवेंस उतनी ज़्यादा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो शहरी कामकाज है, शहरी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट पेस्ड है, लोगों को इतनी परवाह नहीं रहती कास्ट बेस्ड रूल्स को लेके जितनी की परवाह हम कह सकते हैं रूरल एरियाज़ में, गांव में रहती है। इन अर्बन सोसाइटी देयर इज़ नो बाउंड्री एज सच ऑन बेस्ड ऑफ कास्ट लाइंस फॉर इंटर डाइनिंग एंड सोशलाइजेशन। तो आपको मालूम होगा कास्ट के केस में इंटर डाइनिंग के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। वी गो टू द सेम होटल, एवरीबडी बिलोंगिंग टू एनी कास्ट कैन गो टू द सेम होटल। इवन यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको अलाउ करता है और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। सो कोई भी इंसान किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हुआ और किसी भी जाके रेस्टोरेंट में कहीं पर भी जाके साथ में खाना खाते हैं। सो पीपल डोंट वरी अबाउट दिस एनी मोर। सेकेंडली, अगर आप देखें मैट्रिमोनियल रिलेशंस, सो मैरिज रूल्स आर एज इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। लेकिन क्या था,
पहले क्या होता था कि पहले आपको मालूम होगा, जब पुराने ज़माने में शादियां होती थी तो लोग देखते थे कि कास्ट भी सेम होनी चाहिए, इवन सब कास्ट भी सेम होनी चाहिए, या फिर इवन सब कास्ट भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें कास्ट के अंदर सब कास्ट होती है, फिर सब कास्ट होती है, तो लोग चेक करते थे कि हर एक चीज़ सेम होनी चाहिए, हमें अपनी ही जाति में विवाह करना है। लेकिन आज की डेट में ऑब्वियसली क्योंकि जो शिक्षा है उसका स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, उसकी पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो ये विवाह को लेकर नियम बनाए गए थे ये अब काफ़ी हद तक वीक होते जा रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस काफ़ी कॉमन हो गई हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी आप दे सकते हैं कि कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गई हैं, शादी.com, bharatmatrimony.com, जहाँ पर लोग कभी कभार प्रेफर करते हैं कि हमें इंटरकास्ट मैरिज ही करनी है। ठीक है, सो ऐसा कुछ डेटा भी सामने आया है, ऐसे उदाहरण भी आप दे सकते हैं। उसके बाद शहरीकरण के साथ साथ औद्योगिकरण भी काफ़ी बढ़ गया है। देखिए, कास्ट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट था वो क्या होता है, दैट इज़ ऑक्यूपेशन। वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ऑक्यूपेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कास्ट सिस्टम का। इनफैक्ट ऑक्यूपेशन के आधार पे ही कास्ट बनाई गई थी इन द अर्ली वैदिक टाइम्स। अब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते अब ये चीज़ें भी खत्म हो चुकी हैं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम विच वॉज ओरिजिनली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशनल लाइन्स इज नो लॉन्गर देयर। इंडस्ट्रियलाइज्ड एज में आज आप देख सकते हैं हर एक तरह के लोग हर एक तरह का काम कर रहे हैं। पहले कास्ट के आधार पे होता था कि ये लोग यही काम करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर कास्ट थी, जैसे हम बात करें चमार्स हैं, सोनार्स हैं, ये जो कास्ट थी ये पर्टिकुलर टाइप का काम ही करते थे, लेकिन आज की डेट में हर तरह का काम हर तरह के लोग कर रहे हैं। सो ये कास्ट सिस्टम्स की जो ये लाइंस हैं ये अब काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपका और एजुकेशन और साथ में अर्बनाइजेशन, ये सभी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी कास्ट सिस्टम को इररिलेवेंट बनाती जा रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कास्ट सिस्टम आज भी रिलेवेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच इज़ कॉल्ड एज संस्कृताइजेशन, जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम है एम एन श्रीनिवास, उन्होंने इस फिनोमेना को डिफाइन किया था। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोअर कास्ट सीक्स अपवर्ड मोबिलिटी बाय एमुलेटिंग द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अपर और द डोमिनेंट कास्ट। जिसमें लोअर कास्ट क्या है वो कोशिश करती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी 4 कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। इसमें क्या है कि कोई भी लोअर कास्ट, मान लीजिए वैश्य है वो क्षत्रिय बनना चाहती है, क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बनना चाहती है, शूद्रा है वो ब्राह्मण बनना चाहती है, शूद्रा है वो क्षत्रिय बनना चाहती है। कोई भी अगर लोअर कास्ट अपर कास्ट में जाने की कोशिश करती है बाय एम्यूलेटिंग, यानी कि उनको कॉपी करती है, उनके रिचुअल्स को और उनकी प्रथाओं को, इस प्रोसेस को कहा जाता है संस्कृताइजेशन। और अगर आप देखें कास्ट सिस्टम रेलिवेंट है, इसीलिए आज की डेट में भी संस्कृताइजेशन बहुत सारे वर्गों में आपको देखने को मिल जाती है। अगर संस्कृताइजेशन आज भी एग्जिस्ट करती है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का एविडेंस है कि जी हाँ कास्ट सिस्टम रेलिवेंट है। अगर कास्ट सिस्टम रेलिवेंट ना होता तो वाई वुड एनी शूद्रा वांट टू कन्वर्ट टू ब्राह्मण और एनी वैश्य वांट टू कन्वर्ट टू क्षत्रिय। सो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए जो है हम कह सकते हैं जी हाँ कास्ट सिस्टम आज भी रेलिवेंट है। सो दिस इज समथिंग, ये काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है, अगर आपको नहीं भी मालूम देन ऑल्सो इट्स फाइन, आप इसको किसी और तरीके से भी बता सकते हैं। इसके उदाहरण भी कई सारे आते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि कि कास्ट सिस्टम इज़ नॉट रेलिवेंट। मैट्रिमोनियल रिलेशंस में आपका जो है कास्ट सिस्टम आज उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वहीं पे आप इसका एक एंटी उदाहरण भी दे सकते हैं। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और ये काफ़ी पुरानी स्टडी है, काफ़ी फेमस भी स्टडी है, लखनऊ के रिक्शा वालास के बीच में। जो लखनऊ के रिक्शा चालक हैं, जो लखनऊ के रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो असल में आसपास के छोटे छोटे गांव से आए हैं। सो जो लखनऊ के रिक्शा चलाने वाले लोग हैं वो अब रिक्शा तो चला रहे हैं शहर में, तो एक तरीके से वो भी शहर का हिस्सा हुए, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी थी तो वो अपने गांव में वापस जाते हैं और वहां पे जाके अपनी कास्ट का कोई इंसान ढूंढते हैं, उसी के साथ अपने बच्चों की शादियां करते हैं। सो इवन दो कि उनका अर्बनाइजेशन हो चुका है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए मैट्रिमोनियल रिलेशंस आज भी वो कास्ट लाइंस पर ही उनको मान रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी और काफ़ी कॉमन भी है, आप इसको कोट कर सकते हैं, लखनऊ की रिक्शा वालास की स्टडी, राइट। ऐसे एग्जाम्पल्स भी अगर आप देते हैं तो एग्जामिनर को समझ आता है कि जी हाँ दिस पर्सन इज़ वेल अवेयर कि येस कास्ट सिस्टम इज स्टिल रेलिवेंट। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, अगर आप देखें कुछ पुरानी फिल्में थी बॉलीवुड की, वो भी इस चीज़ को बहुत बार बताया है उन्होंने। एक मूवी थी अंकुर के नाम से, जिसमें ये दिखाया गया था कि इंटर डाइनिंग को लेके कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव, इन ऑर्डर टू शो कि येस कास्ट सिस्टम इज स्टिल रेलिवेंट। और नॉट ओनली दिस, यहाँ पे अगर आप देखें कास्ट पॉलिटिक्स भी आज की डेट में बहुत रेलिवेंट है। इसमें तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं। कास्ट हैज़ परमेटेड इन टू द पोलिटिकल अरीना विद कास्ट रिप्रेजेंटिंग अर्ली आइडेंटिफाइबल वोट बैंक्स। द पोलिटिकल पार्टीज आर एक्सप्लॉइटिंग एंड कंसोलिडेटिंग द कास्ट कॉन्शियसनेस अमंग ऑल द कास्ट। कई सारे हैं इसमें, कई सारे आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल यूपी की कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि एंटायरली कास्ट के ऊपर बेस्ड हैं। नॉट ओनली यूपी में, गुजरात में आपको देखने को मिलता है, इवन महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि एंटायरली कास्ट के ऊपर ही आधारित हैं। सो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने दो तरह के एग्जाम्पल्स देने हैं। येस इट इज़ डिपेंड, येस इट इज़ रेलिवेंट, येस इट इज़ इररेलिवेंट। दोनों एग्जाम्पल्स आपने देने हैं। फाइनली आपने कंक्लूड करना है, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इवन दो कास्ट कस्टम्स हैव एंड्योर्ड इन इंडिया बट आर कैरीड आउट मेनली ड्यूरिंग सेरेमोनियल ओकेजन्स एंड डोंट परमिएट एज मच इनटू एवरीडे लाइफ। तो आप दोनों चीज़ें को आपने बता दिया कि येस कास्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यही आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए। नहीं भी देंगे कंक्लूजन देन ऑल्सो इट्स फाइन, क्योंकि ध्यान से देखेंगे 150 वर्ड्स का आपका आंसर है, तो इट इज़ फाइन अगर आप इसको लिमिट कर देंगे कि येस एंड नो तक ही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था इस बार। कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी इन इंडिया, कमेंट। सो कोविड-19 का जो पैंडेमिक था, जो महामारी थी, उसकी वजह से क्लास इनइक्वालिटीज़, असमानताएं और गरीबी जो है वो काफ़ी बड़ी है। सो इस केस में सबसे पहले अगर हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई वोंट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस। सबसे पहला कीवर्ड आपका हो गया कोविड-19 पैंडेमिक का, और दूसरा कीवर्ड क्या हुआ, क्लास इनइक्वालिटीज़ और पॉवर्टी। तो आपने जो पहला कीवर्ड है ये आपका बन जाएगा इंट्रोडक्शन, आपको बताना है अबाउट द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। एंड देन जो आपका दूसरा कीवर्ड है ये बन जाएगी आपकी बॉडी, क्लास इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी, एक्सप्लेन हाउ इट हैज़ एक्सेलरेटेड द क्लास इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी, राइट। वेरी वेरी सिंपल अप्रोच। डायरेक्टली बात करते हैं। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक एक सबसे वर्स्ट ट्रेजेडी है जो कि दुनिया ने देखी है। इट हैज़ अफेक्टेड द वर्ल्ड कंसिडरेबली, और इसके जो प्रोपोर्शंस, इसका जो इम्पैक्ट है ये भी आपको बताना होगा कि असल में जो गरीब लोग हैं और जो वल्नरेबल लोग हैं, ठीक है, जो ज़्यादा डिसएडवांटेज लोग हैं, उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है। दिस हैज़ एक्सेलरेटेड ऑलरेडी वास्ट इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी प्रेजेंट इन द कंट्री। किस तरीके से हुआ है इसके भी कई सारे उदाहरण अब बहुत सिंपल हैं। लॉस ऑफ लाइवलीहुड आप बता सकते हैं, किस तरीके से जो माइग्रेंट क्राइसिस थी उसके बारे में आप बता सकते हैं, किस तरीके से लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा, किस तरीके से लोगों को पानी तक नहीं मिला। सो लाइवलीहुड के साथ साथ देखिए बड़ा सिंपल है। सोसाइटी के केस में आपको क्या करना है, जब आपसे सवाल पूछा गया है, आपके दिमाग में हेड्स क्लियर होने चाहिए। आप कुछ भी बता सकते हैं, क्या क्या चीज़ें किसी भी इंसान को ज़रूरत होती है। किसी भी इंसान को क्या चाहिए, किसी भी इंसान को सबसे पहले तो चाहिए फूड, ठीक है। फूड के साथ उसको चाहिए वाटर। अक्सर बच्चे केवल फूड की बात करते हैं, वाटर की बात नहीं करते, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग टू नो। लेकिन साथ में आपको वाटर की बात भी करनी है कि देखिए आप खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। इस चीज़ को अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। सो फूड एंड वाटर आपको पहले ये बताना है, ठीक है, ये आपकी ज़रूरत है। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, राइट। इसके बाद मान लीजिए आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के लिए आपको क्या चाहिए, एजुकेशन, ठीक है। आपके बच्चे हैं, एजुकेशन के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी आपको अच्छा चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। अब आपको हेल्थ के साथ साथ उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, यानी कि हाउसिंग भी चाहिए। आपके पास बन गए 6 पॉइंट्स। अब इन 6 पॉइंट्स के साथ आप कैसे भी इनको लिख सकते हैं कि फूड की शॉर्टेज हुई, वाटर की शॉर्टेज हुई, एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज हुई, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स आई, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आई और हाउसिंग की दिक्कतें आई। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि इनइक्वालिटीज़ और पॉवर्टी किस आधार पे बढ़ी हैं, ठीक है। ये आप अक्सर इसमें क्या करते हैं, बच्चे पॉइंट्स कम लिखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स मिले। अगर आप सारी डायमेंशंस कवर नहीं कर रहे हैं उस केस में आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस क्वेश्चन। लॉस ऑफ लाइवलीहुड आप बता सकते हैं। उसके बाद बेसिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट राइट्स, जिसमें कि हम बता रहे हैं एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह। स्लगिश इकोनॉमी, जिसकी वजह से अगेन क्या हुआ कि जो इम्पैक्ट है पुअर पीपल ज़्यादा हुआ, जो उनको रोज़गार नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद हाई हैंडेडनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आप बता सकते हैं कि जो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी ज़्यादा अच्छे से इनके साथ डील नहीं किया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो अगेन यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहें, ये जो आपने बातें बताई ये क्या है, ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं। आप साथ में बता सकते हैं पॉलिटिको
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, जिसमें कि बता सकते हैं पुलिस का रवैया, इवन आप सोशल प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि बाकी लोगों का रवैया कैसा है, कि कुछ लोगों ने तो इनको सपोर्ट भी नहीं किया, जिन फैक्ट्रीज में ये काम करते थे, जिनके घर पे ये डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करते थे, क्या उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, नहीं किया। तो देखिए पॉइंट्स एंडलेस हैं। ये 150 वर्ड से आपसे पूछा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। बट यू हैव टू कंस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, आपको सीमित रखना होगा और आपको उन्हीं पॉइंट्स की बात करनी है जो कि 150 वर्ड्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवा सकें। तो जितने ज़्यादा डायमेंशंस होंगी उतना बेहतर होगा। कंक्लूजन में आप सिंपली बता सकते हैं, दस द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ टेकन अ टोल ऑन पुअर पीपल इन मच ग्रेटर प्रोपोर्शन, इट हैज़ वाइडेंड द इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी इन इंडिया। क्लियर है बात। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करते हैं। Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue. Very very important question. ये क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा। रीजनलिज्म एक ऐसी थीम है जिसको लेके यूपीएससी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन पूछती आई है, ठीक है। और आई विल शो यू, आई विल ऑल्सो प्रूव इट टू यू कि किस तरीके से ऑल्टरनेटिव साल में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी बात करते हैं। देखिए बिफोर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पैटर्न क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें 2016 में सवाल पूछा गया, जी हाँ पूछा गया। 2018 में सवाल पूछा गया, जी हाँ पूछा गया। और अब आपके सामने है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप और पीछे जाना चाहेंगे 2016 के पहले, असल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2014 में पूछा गया था, ठीक है। आप जाके देख भी सकते हैं। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एवरी ऑल्टरनेट ईयर, हर ऑल्टरनेट ईयर में यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ रीजनलिज्म। और आपको बता दूँ, यही नहीं, केवल यही नहीं, देखिए 3 चीज़ें आती हैं हमारे सिलेबस में, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है। हर एक साल छोड़ने के बाद आपको रीजनलिज्म पे सवाल आता है, ये बात क्लियर है। और जो बीच वाले साल हैं उसमें कम्युनलिज्म / सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि रीजनलिज्म के साथ किसी और टॉपिक को क्लब करके उसी साल में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन हाँ ये एक पैटर्न है, अभी तक तो चलता आ रहा है, आगे हम कुछ नहीं कह सकते, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगेन ऐसा नहीं है कि अगर आप अगले साल अपीयर कर रहे हैं तो रीजनलिज्म नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ भी यहाँ से आपको नहीं सीखनी है। ऑब्वियसली रीजनलिज्म पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका काम अगर यहाँ नहीं आएगा तो कहीं और आपके यूज़ में आ सकता है। बट दिस इज़ अ पैटर्न विच कैन बी वेरी वेरी ईजिली सीन ओवर हेयर। एनीवेज, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, सो केवल पैटर्न ही नहीं, केवल थीम ही रिपीट नहीं हो रही, जो जिस तरीके का क्वेश्चन है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है। देखिए 2016 का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म यानी कि जो आपका क्षेत्रवाद है उसका बेसिस क्या है। इज इट दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट और रीजनल बेसिस इवेंचुअली प्रमोट्स रीजनलिज्म, कि जो रीजनल बेसिस पे, जो क्षेत्रीय आधार पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स हो रहा है, जो असमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स हो रहा है, क्या वो प्रमोट कर रहा है क्षेत्रवाद को। यहाँ पर आपका सवाल बिल्कुल सेम है, डू यू अग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस, आर्ग्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, देखिए व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको लगता है कि राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे आपका सवाल 2018 का क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस वेदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रिसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगेन द रीज़न, आप इसको ध्यान से देखिएगा, सब कुछ भूल जाइए फॉर वंस, सब कुछ भूल जाइए, केवल एक चीज़ अपने दिमाग में सोचिए, रीजनलिज्म क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, केवल इस बेसिक चीज़ को अपने दिमाग में सोचिए, ठीक है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सिंपल सा आंसर। अभी हमने आंसर स्ट्रक्चर की बात करनी शुरू नहीं की है, मैं आपके दिमाग में केवल एक आइडिया बिठाना चाहता हूँ। रीजनलिज्म क्या होता है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट हर ईयर मैंने इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। इट इज़ एन आइडियोलॉजी एंड अ पॉलिटिकल मूवमेंट विच सीक्स टू एडवांस द कॉजेज ऑफ रीजन्स। इट इज़ एन आइडियोलॉजी एंड अ पॉलिटिकल मूवमेंट जो कि रीजन्स के कॉजेज़ को एडवांस करती है, ठीक है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, आपको मालूम भी होगा। नाउ इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो विदर्भ का एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में जो ईस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में दिक्कत आती है, एक साइड विदर्भ है, एक साइड आपका जो है बॉम्बे, मुंबई, पुणे वगैरह वगैरह, ये सब देश, ये सब शहर हैं, और विदर्भ में आपका नागपुर है। तो इसमें आपको राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से रीजनलिज्म की प्रॉब्लम आ रही है। सिमिलरली तेलंगाना में भी सेम था, तेलंगाना वालों ने कहा कि हमारी जो
हमारी जो इनक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू आंध्र प्रदेश, इसीलिए हमें अलग से स्टेट चाहिए। इसके बाद एक और कारण क्या था, सेंटिमेंट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड इवन आफ्टर बीइंग रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज आर ग्राउंड्स फॉर द डिमांड ऑफ अ सेपरेट स्टेट। और इसका एग्जाम्पल आपके जो 3 स्टेट्स सन 2000 में बनाए गए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये तीनों उसी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो रीजनल क्षेत्रीय लेवल पर पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब में अकाली दल हुए, उसके बाद तमिलनाडु में आपका जो रीजनल पार्टीज द्राविड मुनेत्रा काशगम डीएमके, एआईएडीएमके, ये सब हैं, एंड देयर डिमांड फॉर पॉलिटिकल क्लाउट इन द स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो भी चुकी है हमारी, जो 1960s के पहले हुई, 1956 में हुई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुई। उसके बाद एथनिसिटी के बेस पे भी होती है, नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट, बोडोलैंड मूवमेंट। उसके बाद आउटसाइडर्स के बेस पे भी होती है कि जी हाँ, आउटसाइडर्स हमारे प्रदेश में क्यों आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी होती है, स्प्लिटिंग लार्ज स्टेट्स इनटू स्मॉलर चंक्स विल इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेशन बाय ब्रिंगिंग पावर सेंटर्स क्लोजर टू द पीपल। सो कहने का मतलब क्या है कि द रीजन कैन बी पॉलिटिकल, right? Reason can be political, reason can be administrative, reason can be, इसके बाद अगर आप देखें, reason can be social, reason can be social, reason can be economic and economic, ये economic हो गए, ये social हो गए, ये ethnicity वाले reason भी हो सकते हैं, it can be cultural reason also। अब आप क्वेश्चन पे वापस जाइए, आप भूल जाइए कि आपने ये सब देखा, आप भूल जाइए आपने क्वेश्चन देखा, आप यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंड को पढ़िए। वो क्या कर रहा है, आपके क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। उसके बाद पूछता है इज इट दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉजिंग रीजनलिज्म। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू थिंक दैट रीजनलिज्म इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। वो क्या करता है, वो आपसे इन्हीं में से कोई एक टॉपिक उठा लेता है और बोलता है क्या आपको लगता है इसकी वजह से हो रहा है। अगली बार हो सकता है आपसे पूछ लेगा क्या आपको लगता है कि जो रीजनलिज्म भारत में है वो एथनिसिटी की वजह से हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की राइज की वजह से हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वो जो है राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से हो रहा है। तो कुछ नहीं करता एग्जामिनर, केवल इन्हीं कॉजेज़ के साथ खेलता रहता है। आपको तो अपने आंसर में यही बताना है कि जी हाँ इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे कॉजेज़ हैं आपके सामने, बिल्कुल है कि नहीं है। हमने आपको सबके साथ एग्जाम्पल्स भी बताए हुए हैं कि इसमें क्यों हो रहा है, इसमें क्यों हो रहा है, इसमें कहाँ हो रहा है, ये भी आपको बताया गया है। सो बेसिकली आपने क्या करना है, पहले आपने डिफाइन कर दिया रीजनलिज्म को एंड देन एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस एंड रीजनलिज्म। ये आपकी मेन बॉडी बन जाएगी। जब आपने डिफाइन कर दिया, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये सब लिखेंगे, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताए हैं कॉजेज़, कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये देखिए ये वाले कॉजेज़ हैं जिनके आधार पर आपको कोई भी आंसर का जवाब आप दे सकते हैं विच हैज़ समथिंग टू डू विद रीजनलिज्म। यूपीएससी का क्वेश्चन वहीं घूमता है, वहीं से आता है। ये आपके आंसर का पार्ट है। दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपने बता दिया ये एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल मूवमेंट है। उसके बाद कल्चरल असर्टिवनेस के बारे में आपने बात करनी है और फिर दोनों को लिंक कर देना है कि जी हाँ कल्चरल असर्टिवनेस ही इस कारण है जो क्षेत्रवाद में योगदान कर रहा है। तो कल्चरल असर्टिवनेस क्या होता है? सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन्स अ फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म विच इज़ इन डिस्कशन सिंस 1950. According to it, a state specifically belongs to the main cultural group inhabiting it, or that the state constitutes the exclusive homeland of its main language speakers who are the sons of the soil or local residents. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, डिमांड फॉर द्राविड नाडु, तेलंगाना मूवमेंट, बोडोलैंड डिमांड विद इन असम, ये सब चीज़ें जो है बताती हैं सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट। तो ये क्या है सन ऑफ द सॉइल? बेसिकली लोग बोलते हैं कि जिस स्टेट में हम रहते आ रहे हैं वो केवल हमारे लिए ही है, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है। This is what the Son of the Soil movement has stated from a very, very long time. The state specifically belongs to the main cultural group inhabiting it, or that the state constitutes the exclusive homeland of its main language speakers who are the sons of the soil or the local residents. Even महाराष्ट्र में जो हुआ था वो भी ऐसे ही हुआ था। जब ये पुरानी बात है, जब जिस टाइम पे महाराष्ट्र, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द पार्टीज नेम, जिन्होंने ये कहा था कि जो माइग्रेंट लेबर आ रही है बिहार से और उत्तर प्रदेश से उनको हम एंट्री करने नहीं देंगे। तो आई कांट रिमेंबर द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, MNS, यस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ये करवाया था जब उन्होंने कहा था कि बाहर के लोगों का अलाउ नहीं करेंगे। जो हमने एग्जांपल आपको यहाँ बताया है, इनफ्लो ऑफ आउटसाइडर्स, दिस वाज बेसिकली ऑन द बिहेस्ट ऑफ MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिन्होंने कहा कि बाहर से लोग अलाउ नहीं करेंगे, राइट। सो ये एक कल्चरल असर्टिवनेस है और आप बता सकते हैं कि जी हाँ
इसी की वजह से क्षेत्रवाद में योगदान हो रहा है। कैसे? बिकॉज ये लोग क्या बोलते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं वहाँ से फिर आपका रोजगार को लेकर स्पर्धा बढ़ जाती है, politicization of cultural issues by political parties, उसके बाद major involvement of native people due to rising aspiration, then economy's failure to create enough employment opportunity। ये सभी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं जो cultural assertiveness है ये इसीलिए हो रही है because of all these things। Hence, in conclusion, आप कह सकते हैं in order to tackle regionalism in long-term manner, the problem needs to be taken in comprehensive manner, implement policies which address regional aspirations and forge a common feeling of nationalism across the country। Again, conclusion अगर आप नहीं भी बताएंगे तब भी it is fine because ये question 150 वर्ड्स का ही है। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप कंक्लूजन को यहाँ बताएंगे। आप जो है इतना भी लिख देंगे कि जी हाँ कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से हो रही है, कैसे हो रही है आपने बता दिया, आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ये 15 मार्कर के 3 क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए जाएंगे। अगेन मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सो अभी तक हमने जो देखा, देखिए अभी तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, ठीक है। और अब तीसरा क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जो कि अगेन एक रेपिटेशन है जो कि हम पहले देख चुके हैं। सो कुछ थीम्स ऐसी हैं जो कि इंडियन सोसाइटी में आपको रेपिटेटिवली देखने को मिलती हैं, और अगर आप इन थीम्स को सीरियसली लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंडियन सोसाइटी में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। ये थीम्स कौन सी हैं हमने पहले डिस्कस किया रिगार्डिंग रीजनलिज्म। अब जो मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं इट इज़ बेसिकली हैव टू डू विद ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, एंड इसके पहले जो कवर किया था दैट वाज कास्ट सिस्टम। ये कुछ ऐसी रिपीटिंग थीम्स हैं जिनके ऊपर अगर आपकी पकड़ है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। कि वैश्वीकरण की वजह से जो भारत में विविधता है क्या वो यहाँ पे खतरे में है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। सो अगेन ऐसे केस में आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि आप जब इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसकी शुरुआत कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन से शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो भारत की जो डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म है इसके बारे में शुरुआत कर सकते हैं बताते हुए। तो दोनों ही तरीके सही हैं। यू कैन ईदर टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन और यू कैन टॉक अबाउट डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, एंड देन अपने आंसर को जस्टिफाई करना है आपको। तो जब आप अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफिकेशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देने पड़ते हैं। क्वेश्चंस अगेन काफ़ी सिमिलर हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटीज अपीयर टू बी स्ट्रेंथन्ड इन द इंडियन सोसाइटी। आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी। मैंने दोनों ही आंसर्स में जो 18 और 19 के मैंने वीडियोज़ में डिस्कस किया है, मैंने ध्यान रखा है कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया भी गया है पहले भी। सो उसी लाइन पे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने पहले क्या बताया कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही प्लूरल सोसाइटी है। इतनी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, इतने रिलीजियस ग्रुप्स हैं हमारे पास, इतने कास्ट हैं, सब कास्ट हैं, इतने सेक्ट्स हैं हमारे पास, उसके बाद इतने रीजन्स हैं हमारे पास, और जिसमें हमारा जो है भारत की विविधता नज़र आती है। लेकिन डाइवर्सिटी हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन इन बोथ वेज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसके कुछ उदाहरण नेगेटिव में मिस रिप्रेजेंटेशन, स्टीरियोटाइपिंग एंड द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइट। सो आपका जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो कहीं ना कहीं भारत की खो चुकी हैं, खो भी रही हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सोशल मूवमेंट्स विद इन द प्लूरलिज्म आर एंड डाइवर्सिटी आर ऑफन हाईजैक्ड बाय द फॉरेन एलिमेंट्स टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी। तो पहले जब वैश्वीकरण नहीं था तो हमारी जो सोशल मूवमेंट्स थी वो एटलीस्ट अंदरूनी थी और हमें मालूम था कि ये क्यों हो रही हैं, लेकिन आज की डेट में यू नेवर नो कि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई एक्सटर्नल एलिमेंट काम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल जी, एथनिक मूवमेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, दे आर अक्सर उनको सहयोग मिलता है फॉरेन एजेंसीज, जो कि या तो चाइना से या कभी कभार म्यांमार से उनको हेल्प मिल जाती है। तो ये चीज़ें वैश्वीकरण की वजह से हो रही हैं। जो बॉर्डर्स हैं क्योंकि वो ख़त्म हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एनकरेजिंग इनइक्विटी टेंडेंसीज, जो असमानताएं हैं वो भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फेवर्ड द प्रिविलेज्ड एंड द रिच क्लास इन इंडिया। जेंडर बायस बढ़ चुका है। द ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोमोटेड मटेरियलिज्म एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। प्रोलिफरेशन ऑफ पोर्नोग्राफी हैज रिजल्टेड इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ये चीज़ें अगेन ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक आउटकम है। सर्वाइवल ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी दिक्कत आई है बिकॉज कंज्यूमरिज्म बढ़ चुकी है। सो यहाँ पर आप पॉइंट्स
कितने भी दे सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बस आपको क्या समझना है कि 4-5 पॉइंट्स नेगेटिव में, 4-5 पॉइंट्स पॉजिटिव में, एंड आपका आंसर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये आपके 4-5 पॉइंट्स नेगेटिव में बता दिए, ये आपके 2-3 पॉइंट्स पॉजिटिव में कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं इनको एम्पावरमेंट भी मिली है, इनको सशक्त भी ये होने को मिल पाए हैं। Technological developments can be empowering for various cultures as it allows self-representation and information sharing on a whole new level। जितना भारत में फेमिनिज्म को लेके आज डिमांड है, जितनी भारत में फेमिनिज्म को लेके आज लोग सामने आ रहे हैं, उतना पहले महिलाएं सामने नहीं आ रही थी। ये कहीं ना कहीं वो बाहर से ही सीखकर हम देखते हैं कि जी हाँ, देखिए उस देश में ऐसा हो रहा है, भारत क्यों नहीं कर सकता। सिमिलरली जॉब क्रिएशन हो रहा है, FDI हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब क्रिएशन आपको हर सेक्टर में देखने को मिलता है। जो सर्विसेज हैं, भारत का मेन स्टे है ऑफ द एक्सपोर्ट्स सेक्टर, जहाँ पे हम सर्विसेज में इतना आगे बढ़ चुके हैं। चैलेंजेस टू ऑर्थोडॉक्स रिग्रेसिव सोशियो रिलीजियस एलिमेंट्स, ये भी हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरकास्ट मैरिजेस हुई, उसके बाद इंटरकास्ट डाइनिंग हुई, ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। अगेन दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बोथ एंडलेस चीज़ें हैं। आप चाहें तो इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है ये, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये कि इस पे बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर द डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया हैज़ बीन बोथ गुड एंड बैड एंड सर्टनली हैज़ नॉट थ्रेटन्ड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी। ये आपको बताना है कि इम्पैक्ट दोनों हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो इंडियन डाइवर्सिटी है वो कोई थ्रेट में है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको कभी भी एक तरफा स्टैंड नहीं लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकेला ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस साल सोसाइटी में कुछ इस तरीके से पूछा गया जिसका जवाब देना थोड़ा सा कठिन मैं समझता हूँ। इसको भी समझ लेते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्योरेंटिज्म, डू यू अग्री? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है। इस क्वेश्चन में 2-3 कीवर्ड्स हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला कीवर्ड क्या है? कस्टम एंड ट्रेडिशन। पहला कीवर्ड तो आपका ये वाला हो गया, कस्टम एंड ट्रेडिशन। ठीक है, कि जो प्रथाएं हैं जो आपकी चलती आ रही हैं, जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, वो रीजन को सप्रेस करते हैं, लॉजिक को, तर्क को सप्रेस करते हैं, लीडिंग टू ऑब्सक्योरेंटिज्म। ऑब्सक्योरेंटिज्म अगेन अंग्रेजी का शब्द है जो कि बोलता है कि जब वो रीज़न को सप्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बन जाते हैं जिसको कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। डू यू अग्री? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं आउटराइटली बोल रहा हूँ। जितने 6 क्वेश्चंस आपको पूछे गए उनमें से सबसे टफ क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है, कस्टम एंड ट्रेडिशन वाला। अब आपको क्या बोलना है? आपको अगेन इस क्वेश्चन में एक तरफा स्टैंड नहीं लेना। देखिए कुछ कस्टम्स और कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं, कई बार आपको लगा होगा कि आपके घर में आपके माता पिता या फिर आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो कुछ ऐसे ट्रेडिशंस को फॉलो करते आए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं, राइट? नॉट ओनली हेल्प, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली हेल्प करते हैं या फिर किसी और तरीके से, वो आपको मेंटली हेल्प करते हैं, वो आपकी फैमिलीज़ को साथ लाते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि केवल ट्रेडिशन के आधार पर किए जाते हैं, जिसके आधार पर अब हम फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो दिवाली पे हम, वैसे क्या होता है दिवाली पे फंक्शन क्या होता है? लोग घरों में बैठ के पूजा करते हैं, यही तो है। अब कल को कोई कहे कि वाई डू वी डू पूजा, राइट? तो ये एक ट्रेडिशन है जो चलता आ रहा है और ये एक उस पर्टिकुलर फेस्टिवल की एक खास बात है। अब ये हम क्यों करते हैं? हम यही कोशिश करते हैं कि हम हमारे घर पे जो लक्ष्मी है वो आती रहे, हमारे जो, या फिर कुछ भी, किसी भी कोई भी और त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है? दिवाली के अगले दिन पूजा होती है मशीनों की, विश्वकर्मा डे बनाया जाता है। तो मशीनों की पूजा होने से क्या होगा? मशीन ने जैसे काम करना है वैसे ही करना है। पूजा करने से क्या मशीन बेटर काम करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ये चीज़ें, बट ये चीज़ों का कहीं ना कहीं एक हेल्प होता है कि लोग मिलते हैं। जो विश्वकर्मा डे के दिन है, जो एक फैक्ट्री का एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ से मिलता है, बातचीत करता है। काम की बातचीत नहीं करते, उस दिन खुशी की बातचीतें होती हैं कि ठीक है हमने देखिए कितना अच्छा हुआ, सब लोग मिलकर बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। सो ये कस्टम एंड ट्रेडिशन में आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताने होंगे, ठीक है? तभी आप अपने क्वेश्चन को जस्टिस कर पाएंगे। जितना हो सकेगा इसमें हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बट अगेन ऐसे क्वेश्चन को देखिए घबराइएगा मत, लेकिन छोड़ के भी नहीं आना, ठीक है? आंसर करना है, थोड़ा सा समय लगता है ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट्स को जनरेट करने में। वंस इफ़ यू गेट अ होल्ड ऑफ दैट, आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे बन सकते हैं। सो सबसे पहले डिस्कस ब्रीफली अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। आपको बताना पड़ेगा कैसे भारतीय समाज में लंबे समय से प्रथाएं और परंपराएं चलती आ रही हैं।
फिर आपको बताना है वेदर इट सप्रेसेस रीजन और नॉट, गिव एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए, traditions and customs are practiced over a long period by a group of people. The customs and traditions are important because, क्यों ये important क्यों है? They contribute a sense of comfort and belonging. बिल्कुल एक sense of comfort, एक sense of आराम देता है. It brings families together, enables people to reconnect with friends. बिल्कुल सही बात है. अब for example अगर बात करते हैं, आज के दिन मकर संक्रांति है, लेकिन कल के दिन पंजाब में लोहड़ी का जो त्यौहार है मनाया जाता है। अब लोहड़ी पे क्या होता है, सब लोग बैठ के बाहर लोहड़ी का जो वो एक बुरा वो बनाते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, गली मोहल्ले के लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उसमें आपकी फैमिलीज भी मिली, आपके फ्रेंड्स भी मिले। सो लोहड़ी पे वही क्यों होता है ना। मैं एग्जांपल्स आपको बार बार त्योहारों के दे रहा हूँ, एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। कई सारे घरों में आपने देखा होगा हर 2 हफ्ते के बाद जो है अमावस का कुछ मीठा बनाया जाता है, ठीक है, या फिर कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में किसी पर्टिकुलर भगवान को माना जाता है और उसके आधार पे लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये अक्सर होता रहता है। ये क्या है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, चलता आ रहा है, सो दैट लोग आपस में मिलजुल सकें, लोग आपस में बातचीत कर सकें। दे ऑल्सो रीइंफोर्स वैल्यूज सच एज फ्रीडम, फेथ, इंटेग्रिटी, गुड एजुकेशन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड द वैल्यू ऑफ बीइंग सेल्फलेस। ये सब चीज़ें भी ऑब्वियसली कस्टम और ट्रेडिशन की वजह से आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। Tradition and custom enable us to showcase the principles of our founding fathers, celebrate diversity, and unite as a country. However, when the attachment to the tradition and custom becomes so blind that it even compromises with the most universal obvious values and also suppresses reason behind, it becomes obstructionist to the human progress and civilizational growth. तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, आपने जहाँ बताना है कि ये इतना ज़्यादा हद से नहीं बढ़ना चाहिए कि कहीं ऐसा हो कि आपका ह्यूमन प्रोग्रेस ही खत्म हो रहा है। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये चीज़ अगेन थोड़ी सेंसिटिव है। कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको उसकी लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ती है, उनका क्रिटिसिज्म करना पड़ता है। अगर आप उनको रैशनैलिटी के साथ काउंटर करें और उनको ख़त्म किया जाए तो हो सकता है उससे लोगों का और भला हो, ठीक है। क्योंकि कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस असल में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं हैं। कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, सॉरी टू से, दे आर मेयरली सुपरस्टिशंस, ठीक है, वहम भरम जिसको बोलते हैं। तो ये सुपरस्टिशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके बिल्कुल गलत हैं, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग जो आप सेकंड पार्ट में बात कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ कस्टम्स एंड रिफाइनमेंट ऑफ ट्रेडिशंस नीड क्रिटिसिज्म एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इन ऑर्डर टू ग्रो। द ब्लाइंड अटैचमेंट टू द ट्रेडिशंस can actually hamper its growth. जो customs and traditions हैं, they must be in harmony of universal values to remain moral and acceptable in the society. Any custom and tradition must be open to any type of criticism and evaluation. This contributes to its refinement. देखिए आपने नोटिस किया होगा हमने क्या किया कि हमने आपको केवल ये बताया है कि उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं, लेकिन हमने आंसर में जानबूझ के किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का एग्जांपल नहीं दिया। क्योंकि अगर हम किसी भी कस्टम और ट्रेडिशन का मान लीजिए निंदा करते हैं या फिर उसकी हम प्रेज़ करते हैं तो वो करना गलत होगा। इट कैन साउंड अनफेयर टू द एग्जामिनर, इट कैन लुक अनफेयर टू द एग्जामिनर। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स। ऐसे केस में आपको केवल बताना है कि जो आपके ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो कि सोशल ग्रोथ, सोसाइटल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनको तो रखना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनको हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। यही चीज़ हमने बार बार यहाँ पे कही है। Finally, the custom and traditions are important aspects of social life. However, they need constant evaluation and should be open to all sorts of criticism. कि उनका यहाँ पे evaluation, मूल्यांकन करना आवश्यक है time to time, and they should be open to all sort of criticism. After all, the end goal of these are to contribute to the happiness as well as well-being of the humanity. Remember, don't give examples. मैंने पहले भी नहीं लिखा है यहाँ पर examples अगर आप ना देंगे तो बेहतर है। इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। Give examples in support of your answer. Please ignore this. Don't give examples. It is highly suggested कि examples ना दिए जाएं because वो चीज़ आपके against काम कर सकती है, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन ऑफ इंडियन सोसाइटी, दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन और इसमें हम डायरेक्टली बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की जो भारतीय सरकार ने करी हैं। हाउ हैव द डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री, इलैबोरेट योर आंसर। सो वेरी सिंपल, सबसे पहले आपने बताना है कि डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं और फिर आपने बताना है कि किस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम। सो एन्यूमरेट द डिजिटल इनिशिएटिव्स देन डिस्कस द इम्पैक्ट। ध्यान रखना है इम्पैक्ट में पॉजिटिव ज़्यादा, नेगेटिव कम।
अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि पॉजिटिव ज़्यादा, क्योंकि बोला गया है कि हाउ हैव द डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली हमें बताना है कि डिजिटल एजुकेशन तो किस तरीके से हेल्प कर रही है। नेगेटिव्स आपको बतानी है, लेकिन कम, वो आपके नेगेटिव्स नहीं होंगे, वो आपके चैलेंजेस होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगी, ठीक है। सो लिमिटेशंस कम हैं जिनको अगर हम एड्रेस करें तो हमारे पॉजिटिव्स और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम डो नॉट फॉरगेट टू टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें, विद द लॉन्च ऑफ फ्लैगशिप स्कीम डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, और इसमें कई सारे हैं, और ये इनिशिएटिव्स बहुत हेल्पफुल हुए ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, बिकॉज स्कूल्स बंद थे, आपकी पाठशालाएं बंद थी, आपके जो ITIs थे वो सब बंद थे। तो इसी के चलते कई सारे इनिशिएटिव्स विच इंक्लूड दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑन एयर शिक्षा वाणी, PM ई विद्या प्रोग्राम, ई पाठशाला एंड टेलीकास्ट थ्रू TV चैनल, ये सब चीज़ें चल रही थी, है कि नहीं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? कस्टमाइज लर्निंग, जिसको जो पढ़ना है वैसे पढ़ सकता है, जिसको जितना पढ़ना है उतना पढ़ सकता है। एनहांस्ड लर्निंग एफिशिएंसी, एडेड ऑडियो विजुअल्स हैव मेड लर्निंग मोर फन एंड इफेक्टिव। जो आपके ऑडियो विजुअल्स है, यानी कि जो AV है, इसकी वजह से चीज़ें और बेहतर हो चुकी हैं। AV क्या है कि आपका टीचर जो है वो अब स्लाइड्स का इस्तेमाल करता है, आपका टीचर जो है वो कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल करता है, वो केवल आपको बोल के नहीं पढ़ा रहा है। easy to monitor, digital initiatives are also easy to monitor and therefore more positive outcomes are expected। जो क्लासरूम में चीज़ें होती हैं वहाँ पे उनको मॉनिटर करना मुश्किल है, स्कूल का प्रिंसिपल मॉनिटर करे ना करे, लेकिन जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं उनको मॉनिटर करना आसान है। सो डिजिटल लर्निंग प्रोसेस, द कीप ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदा हुई हैं। ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड पाथ करेक्शन, ईजी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिपल इफेक्ट इन द E-लर्निंग सेक्टर। हर जगह E-लर्निंग सेक्टर में क्या क्या हुआ है कि जो सरकार ने चीज़ें करी हैं तो साथ में प्राइवेट सेक्टर ने भी आके चीज़ें करी हैं। सो ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि आप बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं किस तरीके से फ़ायदे देखने को मिले हैं इन द एजुकेशन सेक्टर बिकॉज ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स। फाइनली आपको बताना है कंक्लूजन में कि दस द इनिशिएटिव्स हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सेक्टर, बट यहाँ पे आपने बता देना, however, for successful implementation of these initiatives, several challenges such as digital illiteracy, availability of content in vernacular languages, support of technological infrastructure, etc., also remain to be solved. This is what is expected from you in the final part. So again, I told you negatives कम बताएंगे आप, positive ज़्यादा बताएंगे, उसी आधार पे आपका जो है ज़्यादा अच्छा आंसर सामने आएगा। एंड दिस इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी निपटा दिया, और वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही हैं। आई विल ट्राई टू कीप देम शॉर्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। अगली वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि GS पेपर 1 में पूछे गए थे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।